Hello friends, so today we are going to start with a new topic, that is the Alzheimer disease and the schizophrenia. It's a mental disorder and we will discuss in detail in this lecture. So let's start what is the Alzheimer disease. Okay, so Alzheimer is most common cause of the dementia. अल्जाइमर डिसीज़ को हम एक तरफ से कह सकते हैं ये डिमेंशिया का एक मोस्ट कॉमन डिसीज़ है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पर्सन है उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है किसी भी काम को करने की, थिंकिंग की, या फिर हम कह सकते हैं जजमेंटल व्यू भी उसका कम हो जाता है। ओके, एंड अल्जाइमर डिसीज इज cerebrovascular and neurodegenerative disorder which occur after the age of the 50। ओके, जो अल्जाइमर डिसीज़ होता है हम कह सकते हैं ये एक सेरिब्रोवैस्कुलर यानी कि हमारी जो ब्रेन है उसके वैस्कुलर वेसल्स में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इस वजह से उसे सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ भी हम कह सकते हैं अल्जाइमर डिसीज़ को। और दूसरा यहाँ पे न्यूरो डिजनरेटिव यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं कहीं ना कहीं उनका उनमें कुछ डिजनरेशन होता है, यानी कहीं ना कहीं वो सेल डैमेज हो रही है हमारी ब्रेन की, जिसकी वजह से क्या होता है ये डिसीज़ क्या होता है क्रिएट होता है। ओके, और ज़्यादातर ये किस एज में होता है, आफ्टर द एज ऑफ द 50, और हम कह सकते हैं आप 50 एज के बाद ही ऐसा होता है। अल्जाइमर डिसीज लीड टू नर्व सेल्स डेथ। और इसमें क्या होता है देख लीजिए, हमने अभी पढ़ा कि जो अल्जाइमर डिसीज़ होता है उसमें नर्व सेल डेथ होती हैं। ओके, एंड लॉस ऑफ द टिश्यूज थ्रू द ब्रेन और ब्रेन स्ट्रिंग्स। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो ब्रेन की नर्व सेल्स हैं वो डेथ करने लगती है और टिश्यू लॉस होने लगता है धीरे धीरे, और अल्टीमेटली हमारी ब्रेन का जो साइज़ है वो श्रिंक्स हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। साइन एंड द सिम्टम, यहाँ पे क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट इज़ द मेमोरी लॉस, यानी कि वहाँ पे हम मेमोराइज कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में एबल नहीं होंगी। ओके, पुअर एंड डिक्रीज जजमेंट, हमारा जो जजमेंट करने का तरीका होगा वो बहुत गंदा हो सकता है और कम भी हो जाएगा। ओके, चेंज इन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर्स में चेंज होगा। चेंज इन पर्सनैलिटी, अल्टीमेटली जो भी है हम जो भी कुछ है हमारी जो भी पर्सनैलिटी हमारे ब्रेन की वजह से ही है ना। अगर हम ह्यूमंस का ब्रेन ही वर्क करना बंद कर दे तो क्या होगा कि हमारी ये सारी चीज़ें ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगी धीरे धीरे। तो अल्जाइमर डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस, यानी कि अब इस डिसीज़ के ग्रो करने के पीछे का कारण क्या है, ये धीरे धीरे कैसे हमारी बॉडी में ग्रो करती रहती है। ओके, अल्जाइमर डिसीज़ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज प्रॉब्लम्स मिसफोल्डिंग डिसीज़ ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द बीटा एमालॉइड पेप्टाइड इन द ब्रेन, एमिलॉइड एंड द टॉ। मतलब कि ये एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसा पता करा गया है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो नर्व सेल्स जो भी हैं उनका जो सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है, और प्रोटीन डिपेंड करता है कि हमारे डीएनए और आरएनए बिल्कुल अच्छे से फंक्शंस कर रहे होते हैं। ओके, और कहीं अगर हमारे डीएनए में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसकी वजह से ही हमारा जो प्रोटीन है उसमें डिफेक्ट आता है। प्रोटीन डिफेक्ट होता है तो हमारे जो फंक्शंस है उसमें डिफेक्ट आने लगते हैं। तो उसी तरह से जो यहाँ पे बीटा एमिलॉइड पेप्टाइड है वो ब्रेन में डिसफंक्शन होने की वजह से एक्युमुलेट हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है नर्व सेल डेथ करने लगती है एंड टिश्यू लॉस होता है, ब्रेन श्रिंक्स करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है डिमेंशिया यानी कि हम जो हमारी जजमेंटल एबिलिटी है वो कम होने लगती है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है। तो एक तरह से अल्जाइमर डिसीज़ डिमेंशिया से ही आता है। ओके, The main hallmark of the Alzheimer disease are the plaque and neurofibrillary tangle। और जो अल्जाइमर डिसीज़ का सबसे मेन कारण यही है कि हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती है वहाँ प्लेक इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वो जो मिसफोल्डिंग हो जाती है प्रोटीन की, और इस वजह से वहाँ पे बीटा एमालॉइड पेप्टाइड एक प्रोटीन होता है जो कि वहाँ पे एक्युमुलेट होता है और वो हमारे नर्व सेल्स को रिजिड बनाने लगता है, फाइब्रस बना देता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसे कंडक्ट नहीं कर पाते, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर वहाँ से जो न्यूरो सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता।
Okay, any teeny fibrils that extend in every direction in the cytoplasm of the nerve cell body. जैसा कि हमने पढ़ा है नर्व सेल्स में सेल बॉडी होती है, ओके, एक्सन्स होता है, उसके टर्मिनल्स होते हैं। तो जब वो क्या होता है कि जो उसकी सेल बॉडी के जो फाइब्रल्स हैं वो उल्टा साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और उसमें मतलब एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट होने लगता है, डैमेज होने लगता है और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो सेल है वो डाई करने लगती है। इन अल्जाइमर डिसीज द एसिटाइल कोलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस। ओके, जो अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, विच इज़ अ केमिकल मैसेंजर, ओके, नेसेसरी फॉर लर्निंग मेमोरी, जो कि हमारी लर्निंग मेमोरी में हेल्प करता है। अगर ये हमारी नर्व सेल से रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारी जो मेमोरी लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हमारे नर्व सेल्स को प्रॉपर एसिटाइल कोलिन सिक्रेशन करना ही होता है। ओके, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो कि अब कोलिन जो एसिटाइल कोलिन है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई डाइजेस्ट करने वाला है वहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है, कोलिन स्टेरेज एंजाइम जो होता है वो उसे डाइजेस्ट कर रहा है। तो उसे अब हमें क्या करना है, उस एंजाइम को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एंजाइम इनिबिटर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोलिन स्टेरेज एंजाइम इनिबिटर। इट इनिबिट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द एसिटाइल कोलिन। और जब एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं होगा तो वो हमारे प्रॉपर ब्रेन सेल्स को प्रोवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वो अच्छी रहेगी। ओके, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे ड्रग्स दे रखे हैं, जैसे कि डोनेपचिल, रिवेस्टिकमाइन, ओके, टैक्रीन, गैलर्टिमाइन। तो इस तरह की कुछ ड्रग्स हैं जो कि क्या है, ये एक ही कैटेगरी की ड्रग्स हैं कोलिन स्टेरेज इनिबिटर की। ओके, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीजोफ्रेनिया। अब ये सीजोफ्रेनिया कंडीशंस कहाँ से आती है। सीजोफ्रेनिया इज अ साइकेट्रिक डायग्नोसिस दैट डिस्क्राइब्स अ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, ये भी एक साइकेट्रिक ने डायग्नोस किया है जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मलिटीज इन द परसेप्शंस और एक्सप्रेशन ऑफ द रियलिटी। और यहाँ पे हमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को, जो भी रियलिटी है उसे एक्सप्रेस करने में। ओके, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर है एक तरह का। इट मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट एज ऑडिटरी हेलोसिनेशंस एंड डिल्यूजन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें किस तरह की फीलिंग आती है, कह सकते हैं हेलोसिनेशंस, यानी कि ऐसा लगता है हमें थोड़ा भ्रम हो जाता है चीज़ों का, जैसे हमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई है जबकि वहाँ पे कोई नहीं होता। ओके, डिल्यूजन्स यानी कि मिस थिंकिंग, यानी कि हम सामने वाले के लिए गलत परसेप्शन बनाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंटल डिसऑर्डर है। ओके, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड थिंकिंग, और जो बोलने का सोचने का तरीका वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। तो हम कह सकते हैं ये सिम्टम्स हैं सीजोफ्रेनिया के। ओके, सो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सीजोफ्रेनिया। अब सीजोफ्रेनिया के क्या क्या टाइप्स हैं। पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया फर्स्ट। ओके, ये 15 to 25 ईयर्स के बीच में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स आइडिया, गलत आइडिया आते हैं हमारे माइंड में। पर्सनैलिटी डिटेरियोरेशंस, यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। डिल्यूजन ग्रैंडियोसिटी, यानी कि जो मिसपर्सेप्शन बनाना, ये सब चीज़ें ग्रैंड होने लगती है, यानी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लगती है, हेलोसिनेशन होने लगेगा। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे सीजोफ्रेनिया के, वो भी पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया के। ओके, हर्बीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया क्या होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी हम एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखता है, उस तरह से एक हर्बीफ्रेनिक जो सीजोफ्रेनिया पेशेंट होगा वो अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेगा, वो कुछ मतलब कुछ अलग तरीके से ही दिखेगा। ओके, वॉन्डरिंग पर्सन बेचैन रहेगा हर वक्त, कभी कुछ करना। ओके, कुछ अपोजिट वर्क करना जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं करता होगा। अनहाइजेनिक, यानी कि बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। ओके, नॉट गोल डायरेक्टेड, उसका लाइफ में कोई गोल नहीं होगा कुछ अचीव करने का।
मैनिफेस्टेशंस, अब यहाँ पे कुछ और भी सिम्टम्स देख के हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ केयर डेफिसिट, यानी कि अपनी भी केयर नहीं करेगा, अपनी केयर की भी कमी होगी। सेंसलेस टॉक, बिना मतलब की बातें करना। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, वहाँ पे उसे स्पीच करने में डिफ़िकल्टी होगी। डिल्यूजन्स, hallucinations आर नॉट प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। ओके, हाइपरफ्रेनिक जो सीजोफ्रीनिया होता है, यहाँ पे किसी तरह के डिल्यूजन, हैलोसिनेशन नहीं होते, केवल यही सिम्टम्स हमें दिखते हैं इसमें। नेक्स्ट, कैटाटोनिक सीजोफ्रीनिया। कैटाटोनिक, स्टूपर कैटाटोनिक, इसमें ये थर्ड टाइप सीजोफ्रीनिया है, और इसमें भी फर्स्ट है स्टूपर कैटाटोनिक, मेंटेन पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो बिना किसी मूवमेंट के उसे अपने पोजीशन को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होगी। एक्साइटेड कैटाटोनिक, साइकोमोटर एक्साइटमेंट, यानी कि हर अचानक से उसे एक्साइटमेंट होगी। अनडिफरेंशिएटेड, कई बार हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। ओके, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन, यानी चांसेस हैं कि अब यहाँ पे जो फिफ्थ टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया है, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन जो पेशेंट है एक बार सीजोफ्रेनिया से ट्रीटमेंट लेके क्योर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी उसे इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह को हम पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो सीजोफ्रेनिया फिर से उसमें दोबारा एंटर कर जाता है इस तरह की कंडीशन, तो उसे हम रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया कहते हैं। क्रॉनिक फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रॉनिक फॉर्म कह सकते हैं, यानी कि वो लंबे समय से चलता रहेगा, वो बिल्कुल क्योर नहीं हुआ होगा वो पेशेंट। ठीक है, पेशेंट इज सोशली रिकवर्ड, मतलब कि वो सोशली रिकवर्ड होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से परेशान होगा इन सब चीज़ों से। ओके, सिंपल सीजोफ्रेनिया, यानी कि इसमें क्या होगा, नेगेटिव सिम्टम्स देगा वो पर्सन। ओके, सोशल विड्रॉल आर प्रेजेंट, यानी कि उसे सोशल इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह की कुछ सिम्टम्स आएंगे। और भी सिम्टम्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, ये 4 मेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं सीजोफ्रेनिया के, जिससे हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन या पेशेंट सीजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है। जैसे कि डिल्यूजन, फॉल्स सिम्टम्स, अगर उसे डिल्यूजन्स होते हैं और नॉट टेम्पररी, इट्स नॉट अ फॉर वन टाइम्स, इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ओके, हेलुसिनेशन होगा उसे, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स देगा, यानी कि कुछ अपोजिट वर्क करना जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं करता। अब इसके पीछे की पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस, यानी कि पहला तो जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है सीजोफ्रेनिया के। न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस, यानी कि कुछ ऐसे हाइपोथेसिस भी हैं, विचार धारा भी हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर भी रेस्पॉन्सिबल होता है सीजोफ्रेनिया के लिए, जैसे कि डोपामिन हाइपोथेसिस, यानी कि अगर डोपामिन की ओवर एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं सीजोफ्रेनिया भी हो सकता है इसकी वजह से। सीरोटोनिन हाइपोथेसिस, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ द सीरोटोनिन, अगर सीरोटोनिन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, जो सीरोटोनिन रिसेप्टर है वो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है सीरोटोनिन के लिए, तो उस वजह से हैलोसिनेशंस होने लगते हैं। ओके, ग्लूटामेट हाइपोथेसिस, ग्लूटामेट डेफिशिएंसी लीड टू हैलोसिनेशन, और अगर ग्लूटामेट की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे हैलोसिनेशंस होता है। अब यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट हैं जो कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे सीरोटोनिन जो इसका लेवल है वो क्या हो रहा है, ओवर एक्टिव हो गया है, तो इसे हमें कम करना है। तो इसे कम करने के लिए कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि एरिप्राजोल। ओके, यूजुअल डोजेज इज 5 to 13 mg पर डे। ओके, जो एरिप्राजोल है इसे 15 to 30 mg के बीच हम दे सकते हैं एक दिन में। ओके, ओलिनजापिन, और ये टिपिकल डोज इज़ 10 to 20 mg पर डे। इसका जो डोज है, मतलब ड्रग के बेस पर हम इसका डोज डिफाइन करते हैं कि ड्रग किस तरह का। ओके, उसकी एक्टिविटी कितनी है, तो उस बेसिस पे डोजेस क्लियर किए गए हैं। अब ये क्वेटियापिन है, ओके, जिप्रोसिडोन है, तो इस तरह की कुछ मेडिसिन है, ड्रग्स हैं जो हम दे सकते हैं उस पर्सन को, ताकि कि वहाँ पे जो सीरोटोनिन ओवर एक्टिव हो गया उस चीज़ को हम कम कर सकें। ओके, सो
I hope you will understand very well. Thank you so much to listen me carefully, and please comment for better upcoming videos.